हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले लेक्चर में अपन ने इस जो 3D श्रेणी थी, जो 3D सीरीज थी, उनके नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। एक तो परमाणु त्रिज्या आकार वाली, दूसरी थी आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी वाली। आज उसकी तीसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे पहले ये ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंग, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी तत्व के ऊपर वह आवेश, जो उस तत्व को उस यौगिक में से हटा देने पर उसके ऊपर बसता है, वह उसकी ऑक्सीकरण अंग या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। एक और बार सुनिए, किसी भी तत्व के ऊपर वह आवेश जो किसी यौगिक में से उस तत्व को हटा लेने पर केवल उस तत्व के ऊपर बसता है, उसे ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जैसे KMnO4 है। अब इसका अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले इस मैग्नीज का, तो इसका तो 1 होता है और इसका X मान लो, और इसका एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ये हो गया इंटू हो गया बराबर 0। 1 + x - 8 बराबर 0, तो ये एक इधर चला जाएगा। -1 + 8 बराबर ये 0 उधर, यही x बराबर 7। जैसे इधर मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण स्टेट है, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, वह +7 है, तो ये इधर आगे, जैसे इस मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकलते हैं। तो किसी भी तत्व के ऊपर वह आवेश जो उस यौगिक में से उस तत्व को हटा देने पर केवल उस तत्व के ऊपर बसता है, वह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अंग कहलाता है। अब ये 3D श्रेणी में किस तत्व की कितनी होती है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 3D श्रेणी होती है उनके तत्वों के लिख लेते हैं, जैसे स्क्रेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जैसे स्क्रेंडियम +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम +2 भी करता है, +3 भी करता है और +4 भी करता है। वेनेडियम +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है और +5 भी करता है। क्रोमियम +1 भी करता है, +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4, +5 और +6। मैग्नीज +2, +4, +4, +5, +6 और +7। आयरन +2, +3, +4, +4, +5 और +6। कोबाल्ट +2, +3 और +4, +5। जो निकल होता है वो +2 और +3 और +4। कॉपर +1 भी करता है, +2 भी करता है, और जो जिंक होता है वो +2 और +3 करता है। अब ये जो 3D श्रेणी में है, ये तत्व ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब जो मैं गोला लगा रहा हूँ उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ये इनके ऊपर ही क्यों गोला लगाया। अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये इनके ऊपर गोला क्यों लगाया। अब सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि स्क्रेंडियम सामान्यतः केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि स्क्रेंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों प्रदर्शित करता है, या फिर ये जैसे अपन ने देखा कि मैग्नीज तक तो निरंतर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही थी, वापस निरंतर कम हो रही है, उसका क्या रीजन है।
तो ने और देखिए तो 3D श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आर्गन 3D और 4s में लास्ट पोस्ट में 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये +1 या +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने चाहिए, लेकिन ये इतने ज्यादा भी +7 तक करते हैं। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये होगा कि जो 4s कक्षक और 3D कक्षक 4s कक्षक और 3D कक्षक में जो एनर्जी गैप जो होता है, ऊर्जा के बीच में जो अंतराल है वह कम होने के कारण, इनका ऊर्जा का अंतराल कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s से निकलने के बाद 3D से भी निकलने लग जाते हैं। 4s और 3D में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। इस कारण ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन 3D से केवल वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो अयुग्मित होंगे। 3D से केवल वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो अयुग्मित अवस्था में होंगे। जो युग्मित होंगे वो नहीं निकलेंगे। केवल अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही 3D कक्षक से निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। एक और बार सुनिए, क्वेश्चन ये आएगा कि सामान्यतः 3D श्रेणी के तत्वों का +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो अंतिम उपकोष 4s है, जो अंतिम है वहां पर एक अधिकतम 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन ये 3D से ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। या फिर मैग्नीज तक निरंतर ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, वापस कम हो रहा है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये होगा, अपन को ये लिखना है कि 3D कक्षक और 4s कक्षक में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण, 3D कक्षक और 4s कक्षक में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण ये 4s से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। लेकिन 3D कक्षक से वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो अयुग्मित अवस्था में होंगे, युग्मित अवस्था में नहीं होने चाहिए। जैसे मैग्नीज की बात कर लेते हैं। अब मैग्नीज +7, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मैग्नीज सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 और 4s2। लेकिन अगर मैग्नीज +7 करेंगे, यहाँ पर मैग्नीज +7 करेंगे तो ऑर्गन इसका 3D भी 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा। 3D भी 0 हो जाएगा, 4s भी 0 हो जाएगा। क्यों? यह सभी 5 इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? क्योंकि 12+1 नियम से जो D में होते हैं वो 5 कक्षक होते हैं ना, तो 1 2 3 4 और 1 और 5, 1 2 3 4 5, यहाँ हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे, तो ये एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में नहीं है, सभी अयुग्मित अवस्था में। इस कारण इधर से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और अगर ये बात अपन आयरन के लिए देखते हैं तो युग्मित अवस्था में 4 हो जाते। अगर इधर एक और इलेक्ट्रॉन हो जाता तो जिससे 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते, तो केवल 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते। इसलिए आयरन अधिकतम +6 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है, लेकिन जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए शो कर रहा है ताकि इधर अपन 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में थे, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो एक और बार सुन लीजिए इसका आंसर कि 3D श्रेणी जो होती है, 3D जो सीरीज होती है उसमें अधिकतम मैग्नीज +7 अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, अन्य +2 या +3 +1 या +2 नहीं होकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका रीजन ये होगा कि 3D कक्षक और 4s कक्षक में ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण जो 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3D से भी निकलने लग जाते हैं, लेकिन 3D कक्षक से केवल वे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो अयुग्मित अवस्था में होते हैं, युग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। एक आंसर क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि स्क्रैंडियम अधिकतर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों? क्वेश्चन ये आएगा स्क्रैंडियम अधिकतम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये होगा कि इसका आंसर, जैसे स्क्रैंडियम का सामान्य जो स्क्रैंडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4s2 3D1 4s2। अब यहां से S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, S से 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो स्क्रैंडियम +3 इसका आर्गन और 3D 0 और 4s 0। तो यहाँ पर ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो स्क्रैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक Sc+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो उत्कृष्ट गैस विन्यास, जैसे आर्गन का जो होता है वो हो गया, जो कि अत्यधिक स्थायी होता है। इसी कारण स्क्रैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, अधिकतर स्क्रैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
एक और बार सुनिए, क्वेश्चन आएगा स्क्रेंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये लिखना है कि स्क्रेंडियम+3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्क्रेंडियम+3 होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उत्कृष्ट गैसें जो होती है जो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर हो जाता है। इस कारण जो उत्कृष्ट गैसें जो होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अत्यधिक स्थायी होता है। इस कारण अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्क्रेंडियम+3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनेगा जिंक सामान्यतः +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका क्या रीजन है? इसका भी यही रीजन होगा। जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d10 4s2, ठीक। जिंक क्वेश्चन आएगा, जिंक अधिकतर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये लिखना है कि जिंक से ये इधर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Zn+2 हो गया, आर्गन 3d10 4s0, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जिंक का जो जिंक+2 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इस कारण जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक बात और ध्यान रखना, जो D0, D5 और D10 वह जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। इस कारण जो D10 हो गया पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इस कारण जिंक जो होता है वो अधिकतर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन ये बन गए। अब बात होती है गोले की, तो ये गोले क्यों लगाए? तो ये जिन में ये गोले लगाए वो एक जो है वो अस्थायी ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब ये बहुत जिनमें गोले लगे हैं ये तत्व बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये तत्व बहुत कम अवस्था में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये गोले हैं, ये जिन पर ये गोले लगे हैं ये बहुत कम अवस्था में बहुत ऐसे ही तत्व होंगे जहाँ जो विलयन में केवल जलीय अवस्था में ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इस कारण ये जो गोले लगाए हैं मतलब बहुत कम, ये अन्यथा है जो जिन पर गोले नहीं लगे हैं वह अत्यधिक वो जो ज्यादातर वही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक। और कोई रीजन नहीं इसका। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा एक और, तो जैसे ये सीरीज है वेनेडियम+2, वेनेडियम+3, वेनेडियम+5, क्रोमियम+1, क्रोमियम+3, क्रोमियम+5, मैग्नीज+2, मैग्नीज+4 और मैग्नीज+7। ये जिनका ऑक्सीकरण अंक कम है, जिन तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कम है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिन पर आवेश कम होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो बीच के हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, और जो जिन पर ऑक्सीकरण अंक ज्यादा है वह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक और बार सुनिए, जिन तत्वों पर आवेश कम है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिन पर आवेश बीच का है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, और जिन पर आवेश अत्यधिक ज्यादा है जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्यों? तो इसका रीजन ये होगा कि अगर आवेश कम होगा, अगर ऊपर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन उससे उनके पास इलेक्ट्रॉनों जो डी कक्षक होगा उनके पास इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा रहेंगे, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो लुईस चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हो, लुईस चार्ज किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हो, तो वो उन्हें लुईस चार्ज कहते हैं। तो अगर जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने पहले अपने कम गवाए इसलिए उनके ऊपर चार्ज कम है, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने त्याग करेंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देंगे। तो लुईस चार्ज की प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, इसलिए जिनके ऊपर आवेश कम होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिनके ऊपर आवेश ज्यादा होता है लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तो इनके ऊपर आवेश की इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए आवेश ज्यादा है, आवेश ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना पड़ेगा, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति शो करते हैं। एक और बार सुनिए, जिनके ऊपर आवेश कम होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिनके ऊपर आवेश ऑक्सीकरण अंक ज्यादा होता है तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि लुईस चार्ज उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म
त्याग करता है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा अधिकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकते हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति शो करेंगे और ये अम्लीय प्रकृति शो करेंगे। ठीक, और एक और ये कि जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक कम होता है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, और जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक अधिक होता है वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। एक बार सुनिए, जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक कम होता है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक अधिक होता है वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। अब ये तो बहुत डीपली बात है, इसके बारे में बात करें थे अपन। जैसे MnO है, MnO, अब मैग्नीज और ऑक्सीजन इनके बीच में जो बंध है, इधर मैग्नीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पर इस अवस्था में मैग्नीज जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है, और इधर बात करते हैं MnO4-। यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है, +7। तो मैग्नीज यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहाँ पर +7 कर रहा है। अब जो कर रहा है तो इधर मैग्नीज और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध होगा वो आयनिक प्रकृति के होगा, लेकिन MnO4- में जो मैग्नीज और ऑक्सीजन के ऊपर बंध होगा वो जो बंध है वो सहसंयोजक प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि इधर मैग्नीज जो है उसके ऊपर चार्ज कम है, इसलिए वो जो ऋण आवेश को है वो कम आकर्षित करेगा, लेकिन मैग्नीज इधर मैग्नीज के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो वो ऋण आवेश को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा, और ज्यादा आकर्षित करेगा तो जो इनका इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो बीच में आ जाएगा, इसलिए आयनिक प्रकृति के होते हुए भी वो सहसंयोजक गुण ज्यादा रखेगा। इसलिए जिनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, और जिनके ऊपर चार्ज कम होता है वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि इधर चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज ज्यादा होगा तो वो अधिक ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बीच में आ जाएगा, इसलिए वो सहसंयोजक प्रकृति का हो जाएगा, और इधर आयनिक प्रकृति का होगा। ठीक, और यहाँ से यही, और एक और कि ये पूरी 3D श्रेणी में 2 ही ऐसे तत्व है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक तो क्रोमियम है और एक कॉपर है। पूरी 3D श्रेणी में 2 ही ऐसे तत्व है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक तो क्रोमियम है और एक कॉपर है। यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था स्क्रेंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों? दूसरा था जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्यों? तीसरा क्वेश्चन था जो जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक कम होगा वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो अम्लीय प्रकृति के होगा, क्यों? जिनके ऊपर ऑक्सीकरण अंक कम होगा वो आयनिक गुण प्रदर्शित करेगा, जिनके ऊपर ज्यादा होगा सहसंयोजक प्रकृति प्रदर्शित करेगा। एक और था ऐसे कौन से तत्व है जो पूरी 3D श्रेणी में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, और तो बस ये ऑक्सीकरण अवस्था का है पूरा, ये जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ से कंप्लीट हुई। और अगर क्वेश्चन सीधा आ जाए कि 3D श्रेणी परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन सिंपल सा दिखना है, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ये 6 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब चौथी प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय गुण। चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, चुंबकीय गुण। अब जो कोई भी परमाणु है, ये नाभिक हो गया, ये परमाणु है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वह एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं कक्षीय गति। और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं चक्रण गति। अब इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय गति जो होगी उसके अंतर्गत जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और जो
इसे म्यू एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो चक्री अपने चक्र में अपने अक्ष के चारों चक्कर लगाता है उसके कारण जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। इसे म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं। अब जो म्यू एल और म्यू एस, इसका जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। म्यू टी इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। एक और बार सुनिए, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करता है। एक तो उस नाभिक के चारों ओर गति करता है, उसे कक्षीय गति कहते हैं। एक अपने अक्ष पर गति करता है, उसे चक्रण गति कहते हैं। कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को म्यू एल से और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जो यहाँ पर है डी ब्लॉक के तत्वों में म्यू एल, जो म्यू एस जो होता है वो म्यू एल से काफी बड़ा होता है। डी ब्लॉक के तत्वों में म्यू एस जो है वो म्यू एल से काफी बड़ा होता है, इसलिए म्यू एल को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर म्यू एल को लमसम 0 मान लेते हैं। ठीक, इसलिए जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा डी ब्लॉक के तत्वों में वो म्यू एस के बराबर हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों में अपन म्यू एल को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो म्यू एस के बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वो कहां से आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे म्यू एस है, म्यू एस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए √ 4s s प्लस 1, √ 4s s प्लस 1। यहाँ पर s जो है वो स्पिंच क्वांटम नंबर है। स्पिंच क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिंच क्वांटम नंबर वो एक के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है 1/2, लेकिन अपन को यहाँ पर फॉर्मूला निकालना है इसलिए अपन यहाँ पर n/2 लेंगे, n/2। ठीक, यहाँ पर s की वैल्यू अपन n/2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर म्यू एस इज इक्वल टू √ 4s, s की जगह n/2 और n/2 प्लस 1। ठीक, अगर म्यू एस इज इक्वल टू √ 4n/2 और यहाँ पर n प्लस 2 अपॉन 2। ठीक, n प्लस 2 अपॉन 2, यहां से 2 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार या 2 बार, और ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब इधर बचेगा म्यू एस इज इक्वल टू √ n प्लस 2, और इसका जो मात्रक होता है बोर मैग्नेट्रॉन, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो बोर मैग्नेट्रॉन। एक और बार सुनिए, अपन ने म्यू एस इज इक्वल टू √ 4s s प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पर है स्पिंच क्वांटम नंबर जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला निकाल रहे, इसलिए यहाँ पर n/2 रखा। अगर यहाँ पर म्यू एस की जगह n/2 पुट करते हैं तो 4 × n/2 प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम लिया तो n प्लस 2 अपॉन 2 हो गया, या 2 से 2 4 हो गया और कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया म्यू एस इज इक्वल टू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन जो है वो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक, यहां से फॉर्मूला आ गया। अब और जो म्यू एस जो है वो म्यू टी के बराबर होता है, इसलिए म्यू एस इज इक्वल टू म्यू टी इज इक्वल टू √ n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके लिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ पे काम आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा Ti, एक एग्जांपल ले लेते हैं, Ti+3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अब Ti टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 4s2
3d2। अब यहाँ पर +3 चार्ज है, Ti+3। आर्गन S से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d1 4s0। ठीक, यहाँ पर जो n था फॉर्मूला होता है μs μt बराबर √n+2। अब यहाँ पर जो n है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक, अब यहाँ पर जो डी में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो अयुग्मित ही होगा, 2 3 4 और 5। यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और जो कि अयुग्मित ही होगा, तो n की जगह अपन 1 पुट कर दे तो सीधा आंसर आ जाएगा μs इज इक्वल्स टू 1 1+2 √3। √3 की वैल्यू होती है 1.732। μs इज इक्वल्स टू 1.732। ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपन को निकालने हैं। ठीक, और जो अब ये चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो चुंबकीय गुण जो होता है वो सामान्यतः 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय, तीसरा होता है लोह चुंबकीय। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, वैसे तो ये 5 प्रकार का होता है, लेकिन जो चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय, तीसरा होता है लोह चुंबकीय। पहला होता है प्रतिचुंबकीय, दूसरा होता है अनुचुंबकीय, तीसरा होता है लोह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है? प्रतिचुंबकीय वह होता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। एक और बार सुनिए, जिसमें सभी चुंबकीय मतलब सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो युग्मित अवस्था में होंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में नहीं होगा, जिसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। दूसरी बात, पहली प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होगी कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर भी वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ को। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसको जिसके ऊपर जो चुंबकीय बल रेखा होती है इसके अंदर से नहीं गुजरती है। जो चुंबकीय बल रेखा है, ये डायग्राम होता है, इधर N इधर S, यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी इसके ऊपर से नहीं निकलेगी। ठीक, इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, जब न कि आकर्षित होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनके ऊपर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है। इनके उदाहरण देखें तो एक हो गया Zn+2, इसका फेमस उदाहरण। ठीक, अब दूसरा होता है अनुचुंबकीय, और इस गुण को क्या कहते हैं? इन तीनों प्रॉपर्टी जिसमें होती है उस गुण को कहते हैं प्रतिचुंबकत्व। ठीक, दूसरा होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय इसका उल्टा होता है। ये अनुचुंबकीय पदार्थ वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर वो आकर्षित करते हैं और इनके ऊपर चुंबकीय बल रेखा आसानी से गुजर जाती है। चुंबकीय बल रेखा इनमें से होकर गुजरेगी। जैसे ये N हो गया और ये S हो गया, ये इनके ऊपर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, ये होगा अनुचुंबकीय। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है वो फेमस है, अभी अपन ने किया था Ti+3। ठीक, एक बार सुनिए, अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर ये आकर्षित करते हैं और इनके ऊपर चुंबकीय बल रेखा आसानी से गुजर जाती है, उसे अनुचुंबकीय कहते हैं और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। अब तीसरा होता है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय एक अनुचुंबकीय का ही गुण होता है, इसमें ये अनुचुंबकत्व का ही गुण होता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इसमें से चुंबकीय बल रेखा आसानी से गुजर जाती है,
उससे भी आसानी से गुजर जाती है। लेकिन इसका जो तीसरा पॉइंट है फेमस है, वो इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसको चुंबकीय क्षेत्र में इसके ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी ये उसका गुण रखते हैं, अनुचुंबकीय उसका गुण रखते हैं, अनुचुंबकीय का गुण रखते हैं, उनमें से बल रेखा आसानी से गुजर जाती है चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी। ठीक, लेकिन उनमें ये नहीं था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी ये आकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन उसमें आकर्षित तभी करते हैं जब अनुचुंबकीय में था, उसमें आकर्षित तभी करेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र उसमें होगा, लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी आकर्षित होते हैं। इनमें चुंबकीय बल रेखा है आसानी से, उससे भी आसानी से गुजर जाती है। ठीक, जैसे ये 1 2, इसमें आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने लग जाती है। और इसमें फेमस क्यों है, इसमें डिफरेंस ये होगा तीसरा पॉइंट कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी ये आकर्षित करते हैं, जबकि अनुचुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर वो आकर्षित नहीं करते थे, लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी आकर्षित करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल और थोड़ा बहुत गुण मैग्नीज। इसका ट्रिक याद करने की है फेकोनी, फेकोनी, फे से आयरन, को से कोबाल्ट, नी से निकल। ठीक, और ये मैग्नीज। ये हमारा चुंबकीय गुण भी कंप्लीट हुआ। इसके अगले वीडियो में अपन जो बचे गुणधर्म है, जैसे रंग का है, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, अंतरकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।